सर आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एंटी सीजर ड्रग्स, ठीक है। मैकेनिज्म इसका बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है थोड़ी वो याद करने वाली और वो थोड़ी डिफिकल्ट है, तो हम इसको देख लेते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स एंटी सीजर ड्रग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि व्हाट इज सीजर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सीजर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीजर्स। एक बार हमें ये समझ आ गई तो हमें ड्रग्स का बेसिक फंडा पता चल जाएगा कि ये ड्रग्स यहाँ कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम सीजर बेसिकली है क्या। तो ये मिनी कैडजन के अंदर ये सीजर के बारे में इतना कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये मैंने दूसरी जगह से भी इकट्ठा किया है, तो ये मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं, आपको मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगा। सर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें डेफिनेशन से, सो इट इज अ बर्स्ट ऑफ सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको जरा सर समझाता हूँ। लेट मी टेक अनदर स्लाइड। यहाँ पे मैं एक अगर स्लाइड ले लूँ, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि ये देखिए ये है हमारा ब्रेन, ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुलस और ये सेरिबेलम। ये हमारा क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये पूरा क्या है, सेरिब्रम, सेरिब्रम ब्रेन कह लो। अब इस ब्रेन के किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर या सारे के सारे ब्रेन के अंदर एक अनकंट्रोल्ड बर्स्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, इतने न्यूरॉन्स एक्साइटेबल हो जाएं कि एक पूरा मतलब कह लें कि फ्लड आ जाए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, सो दैट रिजल्ट्स इन सीजर। ये जो हमारा सेरिब्रम है या ब्रेन है, इसके अंदर सडन अनकंट्रोल्ड बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज नोन एज सीजर्स। अब सीजर्स जो है सर वो होते क्यों हैं बेसिकली। अब जो हमारा सेरिब्रल न्यूरोनल सर्किट है, यानी सेरिब्रम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, पूरा एक सर्किट है, वहां पर दो फोर्सेस पाई जाती हैं, एक एक्साइटेटरी फोर्स, एक इनहिबिटरी फोर्स। अब क्या कह रहा है कि सडन इम्बैलेंस ये क्यों होता है कि ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी फोर्सेस in a network of cortical neurons that favor over excitation of neurons। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का नेटवर्क है उसके अंदर एक्साइटेटरी फोर्स भी काम कर रही है और इनहिबिटरी फोर्स भी काम कर रही है। इन दोनों के दरमियान जब कोई इम्बैलेंस हो जाए, या एक्साइटेटरी फोर्स ज्यादा हो जाए या इनहिबिटरी फोर्स उसके मुकाबले में कम हो जाए, सो इन दोनों केसेस के अंदर हुआ क्या कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स ज्यादा एक्साइट होंगे, सुपर एक्साइटेशन, क्योंकि या तो एक्साइटेशन ज्यादा हो या इनहिबिशन जो है वो कम हो जाए। सो इन दोनों केसेस के अंदर जो इम्बैलेंस जनरेट हो रहा है उसके नतीजे में न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, सुपर एक्साइट। और इसी न्यूरॉन्स की सुपर एक्साइटेशन के नतीजे में एक सडन बर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का इन ब्रेन दैट रिजल्ट्स इन सीजर्स। ये बात क्लियर हो गई जी। अब मैं इसको आगे डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे। कि लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि दो न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स है ना। अब हमने उनको डिस्कस करना है कि ये एक न्यूरॉन है, ये सारा ये न्यूरॉन है, और ये अगले वाला न्यूरॉन है पाथवे के अंदर, ठीक है। अब ये न्यूरॉन कौन सा है, ये न्यूरॉन है ग्लूटामेट रिलीजिंग, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है। यानी जब कभी ये स्टिमुलेट होगा तो ये साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर क्या रिलीज करेगा, ग्लूटामेट, ठीक हो गया। अब हमने इसको वन बाय वन डिस्कस करना है कि सबसे पहले तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन खुद स्टिमुलेट हो, कैसे, उसके लिए इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना जरूरी है, ऐसे ही ना। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हो रहा है कि मैं कलर यहाँ अगर चेंज कर लूं, ये हमारे पास है सोडियम चैनल्स। जब ये सोडियम चैनल ओपन होंगे तो इसके अंदर जो वाली साइड है वहां पर पॉजिटिविटी आ जाएगी और बाहर जो है वो नेगेटिविटी चली जाएगी, रिवर्स हो जाता है ना। सो अभी एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन के अंदर जनरेट हो गया। अब ये एक्शन पोटेंशियल जब है ये ऐसे ट्रेवल करता हुआ ये नर्व टर्मिनल में पहुंचेगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन। अब मैं उसको हाईलाइट करने लगा हूँ, ये देखिएगा, ये है हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ऐसे ही है। और सही जब होगा। कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा। जब कैल्शियम इनफ्लक्स होता है तो कैल्शियम सेल के अंदर आ जाएगी और फिर ये क्या करवाएगी, ये ग्लूटामेट वेसिकल की फ्यूजन करवाएगी विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और एज अ रिजल्ट ग्लूटामेट कहाँ रिलीज हो जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। कि ये ग्लूटामेट जो है ये इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और ये इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या रिलीज हो जाएगा, ग्लूटामेट यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गई सर? प्री जी साइनेप्टिक नर्व क्लियर है। टर्मिनल में क्या, अब जब ये ग्लूटामेट रिलीज हो गया तो अब इसने एक्ट करना है आगे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे। पोस्ट सही साइनेप्टिक होगा। नर्व टर्मिनल पर दो तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ग्लूटामेट के। एक है एएमपीए रिसेप्टर, ये देखें एएमपीए रिसेप्टर, और दूसरे हैं एनएमडीए रिसेप्टर्स। क्लियर हो गई सही सर ये होगा। बात? अब जब एनएमडीए रिसेप्टर पर वो बाइंड करता है तो दे आर लिंक्ड विद कैल्शियम चैनल्स। ये देखें ये कैल्शियम, एनएमडीए रिसेप्टर्स आर लिंक्ड विद कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम का अंदर इनफ्लक्स होता है और जब वो एएमपीए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, ये देखें ये एएमपीए रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करता है, सो दे आर लिंक्ड विद सोडियम चैनल्स। तो सोडियम का अंदर इनफ्लक्स होता है। सही हो गया? तो अब जब ग्लूटामेट बाइंड कर रहा है तो एनएमडीए और एएमडीए रिसेप्टर्स के साथ, तो उसके नतीजे में सेल के इनसाइड जो है वो इनफ्लक्स हो रहा है कैल्शियम का भी और सोडियम का भी। सही हो गया? इसी तरह पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल के अंदर जो है ये हमारे पास कुछ और, ये देखें चैनल प्रेजेंट हैं। दीज आर लो थ्रेशोल्ड कैल्शियम चैनल, टी टाइप कैल्शियम चैनल इनको कहते हैं, या लो थ्रेशोल्ड कैल्शियम चैनल। अब ये भी ओपन हो जाते हैं इनकी, क्योंकि अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है ना, तो इनका थ्रेशोल्ड बड़ा कम है, तो ये भी ओपन हो जाते हैं। इससे मजीद कैल्शियम जो है अंदर इनफ्लक्स होता है उसका। ये देखें तो अब सेल के अंदर कैल्शियम भी ज्यादा है, सोडियम भी ज्यादा है, तो अब ये वाला न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाएगा और आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा। ये देखें, सही हो गया? अब मैंने आपको बताया था कि हर चीज में एक चेक एंड बैलेंस होता है। हम किसी न्यूरॉन को देखें, जब हम कार बनाते हैं तो सिर्फ एक्सेलरेटर उसमें नहीं बनाते, साथ में ब्रेक भी होती है। और ऐसी कोई कार नहीं होगी जिसमें सिर्फ ब्रेक हो और एक्सेलरेटर ना हो, क्योंकि अगर एक चीज है तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे सही से। लिहाजा इसी तरह न्यूरॉन्स में आप इसी मिसाल को फोकस कर लें कि अगर ये सिर्फ दो न्यूरॉन्स ही हैं, एक दूसरे को एक्साइट कर रहा है, तो इस तरह न्यूरोनल सर्किट जो है वो सही से काम नहीं करेगा। ये एक्सेलरेटर की तरह है, तो यहाँ पर एक ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए ना। ये देखें बिल्कुल। ये मैं अब टिक करने लगा हूँ साथ, ये गैबर्जिक न्यूरॉन आ रहा है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल को गैबर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट कर रहा है। सही हो गया? और गैबर्जिक न्यूरॉन का सारा मैकेनिज्म हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ बस थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ कि ये देखें, इसको अलग कर लिया ना, कि ये गैबर्जिक न्यूरॉन है, ये बेसिकली क्या रिलीज करेगा, गैबा। गैबा गैबा और गैबा आगे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, पीएसएन लिखा हुआ है मैंने, इसी को कह रहा हूँ, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है ना, इसी को पीएसएन कह रहा हूँ कि ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पर बाइंड करेगा। रिसेप्टर कौन से होते हैं गैबा के, याद हो तो? गैबा दो तरह के मैंने बताए थे, ए और बी, प्रोटीन लिंक्ड और आयन चैनल। आयन चैनल। एक जो वो गैबा ए हैं ये किसके साथ लिंक्ड होते हैं, गैबा ए वाले होते हैं उसके साथ क्लोराइड चैनल के साथ। तो अब ये गैबा ए जो हैं ये देखें, ये क्लोराइड चैनल के साथ लिंक्ड हैं। अब मैं ना एग्जैक्टली आप मैं देखा, मैं पॉइंटर कहाँ पे डाला हूँ, ये देखिए ये गैबर्जिक न्यूरॉन था, उसने ये रिलीज किया गैबा को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और ये एक आयन चैनल के साथ लिंक्ड है, और ये देखें ये क्लोराइड अंदर आ रहा है। सही हो गया? अब जब ये क्लोराइड अंदर आ रहा है तो अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, जिसके नतीजे में इस न्यूरॉन पर एक इनहिबिटरी इफेक्ट हो रहा है। ये न्यूरॉन जो है, ये वाला न्यूरॉन, ये इस पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट डाल रहा है, और ये वाला गैबर्जिक न्यूरॉन जो है ये इस पे इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रहा है।
सही हो गई बात। तो इसके नतीजे में जी। ये वाला जो न्यूरॉन है, ये इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी न्यूरॉन। ठीक हो गया, इसीलिए ये नॉर्मल काम कर रहा है, क्योंकि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो इस पर एक्ट कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी में एक बैलेंस है। जब कभी ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, लेट्स सपोज ये वाला न्यूरॉन जो है एक्साइटेटरी, इसकी इस पर एक्टिविटी ज्यादा हो गई, या इस गैबर्जिक न्यूरॉन की एक्टिविटी कम हो गई, सो इसके नतीजे में ये न्यूरॉन क्या हो जाएगा, सुपर एक्साइटेड। सुपर एक्साइट। और जब ये सुपर एक्साइटेड होगा, ये जो हमारा कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का सर्किट है उसमें ये न्यूरॉन सुपर एक्साइटेड होगा, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सीजर्स। सीजर। ठीक हो गया, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई। न्यूरॉन जी। सीजर्स होते क्या हैं और क्यों होते हैं। एक मिनट मैं इसको रेज करके ताकि ये ज्यादा यहाँ गंद लग रहा है। सही हो गया सर। सही हो गया। कि अब हम, यार ये पीछे इनको चुप करा दो जरा, थोड़ा सा आहिस्ता बोल लें। अच्छा, आगे हम चलते हैं सर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज पर। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज होंगी क्या। अब बेसिकली हुआ क्या है, हुआ सर ये है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि या एक्साइटेटरी फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं या इनहिबिटरी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से सीजर हो रहे हैं। सो अब हमने करेक्ट उसको ट्रीट करना है, उसको करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, खुद ही सोच लो या आप। एक्साइटेशन कम करवाएंगे और इनहिबिशन ज्यादा करवाएंगे। बिल्कुल यही, जो हमारी जितनी भी आगे एंटी सीजर ड्रग्स होंगी, या वो एक्साइटेशन कम करवा रही हैं या इनहिबिशन कम ज्यादा करा रही हैं। सही हो गया। अब ये जो मैंने आपको गैबा न्यूरॉन के बारे में बताया है कि ये गैबा एक्ट करेगा, यहाँ दो चीजें और भी हैं कि ये एक्ट करने के बाद यहाँ पर एक रीअपटेक मैकेनिज्म होता है गैबा का। गैबा रीअपटेक, गैबा रीअपटेक 1। सही हो गया। गैबा रीअपटेक 1, तो ये इस गैबा को साइनेप्टिक क्लेफ्ट से अंदर अपटेक कर लेता है, तो गैबा वापस प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल के अंदर आ गया। यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है गैबा अमाइनो ट्रांसफेरेज। गैबा अमाइनो ट्रांसफेरेज, वो इस ये गैबा को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करा लेता है। ठीक हो गया, उसकी यूं कह लो कि मेटाबॉलिज्म करा देता है, खत्म कर देता है। सही हो गया। तो अब आगे हमारे पास ड्रग्स होंगी जो इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेंगी, और कुछ एक ड्रग है जो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी। तो जब ये दोनों इनहिबिट हो जाएंगे तो गैबा का साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इसके आगे इफेक्ट्स इंक्रीज होंगे और इनहिबिशन ज्यादा होगी, जो कि हमें एंटी सीजर ड्रग्स के केस में चाहिए, इनहिबिशन ज्यादा कराना। सही हो गया, ये बात समझ आ गई। ये ट्रांसपोर्टर और एंजाइम बताने का मकसद यही था कि आगे हमारे पास इसके एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं। ये बात क्लियर हो गई सर। अब ना हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करनी है सीजर्स की। ठीक हो गया। सबसे पहली टाइप है टोनिक क्लोनिक एंड पार्शियल सीजर्स। अब कोई आइडिया है आपके जहन में कि ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स क्या होते हैं। पढ़ाया तो था डॉक्टर नजीम ने। टोनिक क्लोनिक सीजर्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ, बल्कि आपको पेशेंट दिखाता हूँ। मैंने आज वीडियोस भी निकाल के रखी हैं ताकि कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाए। देखिए, टोनिक क्लोनिक सीजर्स वो सीजर्स होते हैं जिसमें दो फेजेस होते हैं, टोनिक भी क्लोनिक भी। टोनिक मींस के मसल की स्टिफनिंग होती है, क्लोनिक मींस मसल की जर्की मूवमेंट्स होती है, दोनों एक साथ होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि सर टोनिक क्लोनिक सीजर जो हैं वो बेसिकली किस तरह दिखाई देते हैं। अभी आपने वीडियो देखनी है, मैं इसको जरा ऑन करने लगा हूं। अब ये देखें, ये आ रही है, ये देखें स्टिफ हुई। अब ये टोनिक फेज आया। अब देखना, ये गई। अब ये देखो स्टिफ भी है और जर्की मूवमेंट्स भी हैं, है ना। हो गया। तो स्टिफ भी हो गई, जर्की मूवमेंट्स भी हो रही हैं, तो ये जो सीजर्स होते हैं इनको हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स। क्लियर हो गई सर ये बात।
जी क्लियर है। आप तो नहीं भूलेंगे कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स क्या होते हैं। नहीं। दूसरे होते हैं हमारे पास, दू, दूसरे हैं हमारे पास पार्शियल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स ये होते हैं कि सर इसके अंदर कोई एक स्मॉल एरिया ऑफ ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, स्मॉल एरिया के अंदर, इसीलिए इनको हम पार्शियल सीजर्स कहते हैं, फोकल सीजर्स भी कहते हैं। और इसमें जो पेशेंट है वो डिफरेंट तरह के सिम्टम्स शो करता है, लाइक वो बार बार ऐसे शो करेगा, स्वेलिंग करता रहेगा, मतलब इर्द गिर्द उसके क्या हो रहा है उसे इसकी खबर नहीं होगी, इर्द गिर्द उसके क्या हो रहा है, सराउंडिंग से वो अनअवेयर हो जाएगा, स्वेलिंग करता रहेगा, अपने कपड़े प्लग करता रहेगा, हाथ में जो चीजें हैं दबाता रहेगा। ठीक है, 1 to 2 मिनट्स के लिए ये होते हैं। सो अब ये वीडियो देख लें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर ये किस तरह के होते हैं। अभी आपने देखने हैं गौर से, ये देखो सीजर स्टार्ट हुए इसको, ये देखो सराउंडिंग से बेखबर, वो उससे बात कर रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा। ये देखो कपड़े प्लग करी है, हाथ में चीजें दबा रही है, ये स्वेलिंग करेगी, ये देखना अभी। सराउंडिंग से ये कपड़े प्लग कर रही है, ये देखो स्वेलिंग कर, सही हो गया सर। सही हो। ये है हमारे पास कौन से सीजर, और वो दूसरे ये पार्शियल होते वाले। हैं पार्शियल सीजर या फोकल सीजर। सही हो गया। देन है सही हमारे हो पास गया। एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर ये होते हैं कि सर कुछ सेकंड के लिए बंदा बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, जो काम वो कर रहा होता है वो छोड़ देता है, कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है और ऐसे ही हवा में देखता रहता है बस। ठीक है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हैं एब्सेंस सीजर, जैसा कि नाम से जाहिर है एब्सेंस सीजर। ठीक है, कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो जाता है और ऐसे देखता रहता है, जो काम कर रहा होता है वो छोड़ देता है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। तो ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी आप देखना है इसको गौर से। ये देखो काम कर रहा था, छोड़ दिया, पहली बात क्लियर हो गई। अब देखना दूसरे क्या करता है। ये देखो देखता रहा है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, बस देख रहा है हवा में। अब ये फ्यू सेकंड्स के बाद ठीक हो गया, यू आर सेइंग समथिंग। अभी देखना फिर से इसको होगा, ये देखो कंप्लीटली ब्लैंक और ऐसे फ्यू सेकंड्स के लिए वो देखता रहता है। तो ये कौन से सीजर ठीक हो हो गए, जाता है। सही हो गया। एब्सेंस सीजर। ये हो गया एब्सेंस सीजर। देन लास्ट है हमारे पास मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर सर वो सीजर होते हैं जिसमें के जो हमारे पास एक सडन और शॉर्ट लास्टिंग मसल जर्क्स होते हैं, यानी अचानक से बैठे बैठे मसल्स जर्क होंगे और वो थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, शॉर्ट लास्टिंग होते हैं। अब वो मसल जर्क जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और आइसोलेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह के दिखाई देते हैं। अभी आप देखना कि ये देखो पीछे से दिखाता हूँ मैं, ये देखो मसल ट्विच हुए, जर्क्स हुए, ये देखो सडन और शॉर्ट लास्टिंग। सो ये वाले जर्क्स सीजर्स कौन से हुए, मायोक्लोनिक सीजर। ये सीजर्स की मायोक्लोनिक। टाइप क्लियर, सीजर्स की टाइप्स क्लियर हो गई सर। जी। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ये टाइप्स ऑफ सीजर्स, पहली है टोनिक क्लोनिक, बोथ टोनिंग स्टिफनिंग एंड क्लोनिक जर्किंग ऑफ मसल्स, क्लियर है। देन है पार्शियल सही हो गया। सीजर्स या फोकल सीजर, uncontrolled electrical activity in small area of brain or many symptoms, for example not aware of surrounding, वो जो दूसरे नंबर पे हमने देखी थी, swallowing repeatedly, plucking clothes, unusual सी स्मेल उसे आती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं उसमें। then है absence seizure, causes person to blank out
and stare in space for few seconds, stop doing whatever they were doing. Clear हो गया? Then a myoclonic सही हो गया। seizures, person has sudden short lasting muscle jerks, can happen as isolated jerk and in the form of cluster. Types clear हो गई? जी क्लियर। अब सर हमने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स डिस्कस करना है, और सारी ये जो हमारे पास मिनी में ना अलग अलग उसको करके दी हुई है, और तरतीब भी थोड़ी उल्टी सीधी जो मैंने उसको सारा अरेंज कर लिया एक ही जगह पे। तो अब हमने देखना है इनको वन बाय वन तरतीब से। जैसे ही हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट होगा सोडियम चैनल की ओपनिंग से। सही हो गया? वो सही जो हो गया। पूरा पूरा पाथवे था। सो अगर हम सोडियम चैनल ही ब्लॉक कर दें तो क्या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, एक्साइट होगा? नहीं। और जब ये एक्साइट नहीं होगा ये वाला न्यूरॉन, तो क्या ये इसको एक्साइट करेगा? नहीं करेगा। नहीं। तो एक्साइटेशन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस हो जाएगी। यही तो हमने करना है ना, या एक्साइटेशन कम करनी है या इनहिबिशन बढ़ानी है। सो पहली जो हमारा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सही हो गया? सही हो गया। अब इसमें काफी सारी ड्रग्स हैं, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लेकोसामाइड, कार्बेमाजेपिन, लेमोट्रिगीन, फेनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटल, रुफिनामाइड। अब ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं ये क्या हैं? ये सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। एक बार आप रिपीट कर लो ताकि कुछ तो माइंड में रह जाए। कौन कौन सी? कार्बेमाजेपिन, लेमोट्रिगीन, फेनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड, लेकोसामाइड, जोनिसामाइड, टोपिरामेट, फिनोबार्बिटल और रुफिनामाइड। सही हो गया? ये सारी की सारी ड्रग्स क्या हैं? ये सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। कौन से सोडियम चैनल? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एक सोडियम चैनल ये भी हैं, ये एएमपी वाले, एएमपीए वाले, याद है ना? सही हो गया। ये मैंने आपको बताया थे जहां ग्लूटामेट बाइंड करता है। इनकी बात नहीं हो रही है जो प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में थे पीछे, ये वाले, ये ही ब्लॉक कर रही है। जब ये ब्लॉक होगी तो ये न्यूरॉन की एक्साइटेशन खत्म। जब ये न्यूरॉन एक्साइटेड नहीं होगा तो यहाँ ग्लूटामेट रिलीज भी नहीं होगा। जब ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो ये न्यूरॉन भी एक्साइट नहीं होगा। इस तरह एक्साइटेशन जो है न्यूरोनल सर्किट के अंदर कम हो जाएगी और सीजर्स के अंदर ये इफेक्टिव होंगी। सही हो गया सर? पहला क्लियर है? सबसे पहले हमने सबका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेना है, क्योंकि मैकेनिज्म भी इनका ग्रुप्स की फॉर्म में करना है। क्लिनिकल यूजेस मैंने थोड़े जितने अरेंज कर सकता था मैं ग्रुप की फॉर्म में अरेंज किए हैं। साइड इफेक्ट्स भी उसी तरह हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन अलग अलग ड्रग्स का नहीं डिस्कस करेंगे, हम एज अ ग्रुप सबका करेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म सबके, फिर क्लिनिकल यूजेस और फिर एंड में साइड इफेक्ट। क्लियर हो गया सर? सही हो गया। अब ये सोडियम चैनल वाला क्लियर है? हाँ क्लियर है। देन है हमारे पास कि एक हमारे पास ऐसी ड्रग है जो इस वेजिकल को बाइंड ही नहीं करने देती, रिलीज कम करा देती है। वो है लेविटिरासिटम। लेविटिरासिटम। अब ये क्या करती है कि ये जो हमारे पास वेजिकल है, ये जो हमारे पास वेजिकल है जिसके अंदर ग्लूटामेट होते हैं, इस पर एक प्रोटीन होती है। ये मैंने यहाँ हल्की सी शो की है, मैं पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि वो क्लियरली नजर आता है। ये वेजिकल है जिसने ग्लूटामेट रिलीज करना है, इस पर एक प्रोटीन है। ये उस प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। उस प्रोटीन का नाम है SV2A। SV2A। सही हो गया? SV2A। अलग से डायग्राम क्लियर ड्रा कर लूं या यहीं से समझ आ रही है सारी? समझ आ गई है। समझ आ वेजिकल रही? की एक SV2A प्रोटीन होती है। SV2A प्रोटीन होती है। ये लेविटिरासिटम जो है ये उस प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और ग्लूटामेट की रिलीज नहीं होने देती। जब ये ग्लूटामेट यहाँ नहीं रिलीज होगा तो इसकी एक्साइटेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो यही तो हमें चाहिए सर, एंटी सीजर ड्रग के केस में हमें यही तो चाहिए कि एक्साइटेशन कम करनी है। तो ये भी एंटी सीजर ड्रग्स के तौर पे एक्ट कम करती है। और मजे की बात ये है कि जितनी भी सीजर्स की टाइप्स है, चाहे वो टोनिक क्लोनिक हो, पार्शियल हो, मायोक्लोइक हो, एब्सेंस हो, ये लेविटिरासिटम जो है ये सबके अंदर यूज होती है। ये इसका क्लिनिकल यूज तो याद कर लेना ना कि ये लेविटिरासिटम जो है ये सबके अंदर यूज होती है।
क्लियर हो गई सर ये बात? सही हो गया। देन अब सर ग्लूटामेट हमने चलो कहा रिलीज कर दिया, हमने सोडियम चैनल भी नहीं ब्लॉक किए, बल्कि यहाँ एक और ड्रग्स पहले डिस्कस कर लें कि अगर हम ये पोस्ट साइनेप्टिक, ये जो न्यूरॉन है ये वाला, इसके अंदर पोटाशियम चैनल ओपन करवा दें तो पोटाशियम अंदर ज्यादा होता है बाहर ज्यादा होता है? पोटेशियम तो अंदर ज्यादा होता है। तो जब पोटाशियम चैनल ओपन होंगे तो अंदर से बाहर जाएगा, ऐसे ही हाइपर पोलराइजेशन हो हाइपर जाएगी। पोलराइजेशन होगी, ये न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा। अब ये न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी एक्साइटेशन नहीं कर सकेगा, यही तो चाहिए हमें। तो वो पोटाशियम चैनल ओपनर जो हैं, तो पोटाशियम चैनल की परमिएबिलिटी बढ़ा रही हैं, वो भी एंटी सीजर ड्रग्स के तौर पे एक्ट करती हैं। वो कौन सी है? वेलप्रोइक एसिड, रेटिगाबीन या एजोगाबीन। सही हो गया? थोड़ा थोड़ा ना ड्रग्स को रेटिकोबिन। मेमोराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि क्लिनिकल यूजेस में सारी ड्रग्स रटे वाली हैं, तो अभी थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना तो होगा। वेलप्रोइक एसिड या रेटिगाबीन, वेलप्रोइक एसिड या रेटिगाबीन या एजोगाबीन। और ये वाली कौन सी थी? लेविटिरासिटम। सही हो गया? और ये सही हो सोडियम गया। चैनल ब्लॉकर्स बाकी सारी। क्लियर हो गया सर? यहाँ तक मैकेनिज्म क्लियर है? जी क्लियर है। अब एक जरा, अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने कहा चलो यार ये सोडियम चैनल को भी कुछ नहीं कहते, रिलीज को भी कुछ नहीं कहते, होने देते हैं, पोटाशियम चैनल को भी कुछ नहीं कहते, ग्लूटामेट रिलीज हो गया, लेकिन आगे जो उसके रिसेप्टर्स हैं हम वही ब्लॉक कर देते हैं। सही है ना? हम उसके सही हो रिसेप्टर गया। ही ब्लॉक कर देंगे तो ग्लूटामेट का जो एक्साइटेटरी इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा। तो अब हम उसके रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करेंगे। अब वो रिसेप्टर दो तरह के हैं, एक है AMPA रिसेप्टर और दूसरे हैं NMDA रिसेप्टर। ऐसे ही है ना? तो हमारे पास सही हो अलग गया। अलग ड्रग्स हैं, NMDA रिसेप्टर्स के लिए अलग ड्रग्स हैं, AMPA रिसेप्टर्स के लिए अलग ड्रग हैं। NMDA रिसेप्टर्स को दो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं, एक है फेल्बामेट और टोपिरामेट। अब यहाँ देखो कि टोपिरामेट जो है ये यहाँ भी है ऊपर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में, पहले पहले देखो ये। तो इसीलिए जो ड्रग्स रिपीट हो रही है ना, मैंने उनको येलो कलर किया भाई, देखो टोपिरामेट यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, रिपीट हो गई। इसी तरह देखो ये जी। वेलप्रोइक एसिड जो है ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है और पोटाशियम चैनल ओपनर भी है। सही हो गया? सो वेलप्रोइक एसिड के मैकेनिज्म अभी तक हमें कितने पता है? दो, एक तो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, दूसरी पोटाशियम चैनल ओपनर है। और टोपिरामेट के कितने पता है? एक तो सोडियम चैनल ब्लॉकर है और दूसरा NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर जो है उनको ब्लॉक कर रही है, NMDA। देन दूसरे हमारे पास कौन से हैं? AMPA रिसेप्टर। AMPA रिसेप्टर के लिए एक ड्रग है पीरम पैनल, पीरम पैनल, PERAMPANEL, पीरम पैनल। ये क्लियर हो गया सर? ये पीरम पैनल, जी क्लियर है। जब ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो ना, इसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो इंट्रासेलुलर सोडियम नहीं आएगा, इसको ब्लॉक करेंगे तो कैल्शियम नहीं आएगा। क्लियर हो गई ना सर? जी क्लियर है। अब तीसरे हमने कहा था कि यहाँ टाइप T कैल्शियम चैनल होते हैं, T टाइप, लो थ्रेशोल्ड। इनको अगर ब्लॉक कर दें तो फिर भी इस न्यूरॉन की वो भी एक्साइटेशन काम कम हो हो। जाएगी। ठीक है, तो वो कौन से हैं? पहली है एथोसुजीमाइड, ETHO, एथो, SUXI, एथोसुजी, MIDE, एथोसुजीमाइड। सही हो गया? दूसरी है वेलप्रोइक एसिड। अब देखो वेलप्रोइक एसिड का ये तीसरा मैकेनिज्म है। ये देखिए, पहला था कि ये कौन कौन सा था? आप मुझे रिपीट कराओ। पहला वेलप्रोइक एसिड का कौन सा था? सोडियम वोल्टेज गेटेड ये सोडियम देखो चैनल येलो ब्लॉक कलर करता की, है। येलो कलर किया हुआ है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉक वोल्टेज करवाता गेटेड है पोटाशियम चैनल, ओपन पोटाशियम करवाता है। चैनल ओपन करवाता है। और तीसरा, फिर ये NMDA रिसेप्टर के पे ब्लॉक, नहीं नहीं NMDA नहीं नहीं रिसेप्टर नहीं, ब्लॉक करता है। NMDA वाला टोपिरामेट है। ये देखो NMDA जो है अच्छा हाँ वो वो ये है, NMDA ये है, और सही हो इसको गया। फेल्बामेट और टोपिरामेट जो है ना ये ब्लॉक कर रहे हैं। वेलप्रोइक एसिड ये है, ये ब्लॉक कर रही है इसको, हाँ टाइप T कैल्शियम टी चैनल टाइप। को, जो लो थ्रेश होल्ड हाँ वाले हैं। ठीक हो गया? सही हो गया। देन है हमारे पास गैबापेंटीन एंड प्रेगाबैलिन।
अभी आपको ये याद नहीं होंगे, अभी आप मैकेनिज्म समझ लो थोड़ा। ये पेज जो है ना, इसकी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा। सिर्फ यही पेज आपने ना बस इसको बार बार देखना है, लिख के देखना है, प्रैक्टिस करना है, सारी ड्रग्स याद हो जाएंगी, उनका मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा सिर्फ इसी एक पेज से। सही हो गया? सही है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स थी? हाँ एक तो पे है हाँ एक एथोसुजिमाइड, तो सूजीमाइड, वेलप्रोइक एथोसुजिमाइड, एसिड, वेलप्रोइक गाबापेंटिन, एसिड, प्रेगाबैलिन। गैबापेंटीन एंड प्रेगाबैलिन। एंटी सीजर ड्रग्स में काफी सारी ड्रग्स आती हैं इस चैप्टर में। सही हो गया सर? अब तक आपने देखो हमने सही सिर्फ हो एक काम किया है, जितनी भी ड्रग्स दी हैं, चाहे वो सोडियम चैनल ब्लॉकर हो, चाहे वो लेविटिरासिटम हो, चाहे वो पोटाशियम चैनल ओपनर हो, चाहे वो एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर हो, चाहे एएमपीए रिसेप्टर ब्लॉकर हो, चाहे टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, इन सब की सब ड्रग्स ने एक्साइटेशन कम करवाई है। सही हो गया ना? सही हो एक्साइटेशन कम करवाई है। अब हम जो है सर अब इनहिबिशन बढ़ा दें। दूसरा तरीका क्या है? इनहिबिशन बढ़ाना। ठीक हो गया? तो इनहिबिशन हमने बढ़ानी है। अब इनहिबिशन जो है वो कौन सा न्यूरॉन करा रहा है? गया। गैबर्जिक। गैबर्जिक न्यूरॉन करा रहा है ना। अब हम तो इसकी गैबा की एक्टिविटी अगर बढ़ाएंगे तो इनहिबिशन बढ़ जाएगी यहाँ पे। अब गैबा की एक्टिविटी हम दो तरह से बढ़ा सकते हैं, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? बेन जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, याद है? तो पूरा अगर आपको फिनो। भूल गया तो वो यूट्यूब जी पर जी, पड़ा है। बारबिचुरेट। बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट। बेंजोडायाजेपिन, याद है वो सारे? कि वो गैबा जी। रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और गैबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यानी बेंजोडायाजेपिन क्या बढ़ा रही थी? फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन? बेंजोडाइजिपिन ये बढ़ा रही थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही थी। और बारबिचुरेट्स क्या बढ़ा रहे थे? ड्यूरेशन। गैबा, ड्यूरेशन। गैबा चैनल ड्यूरेशन। की ये देखे आप, ये गैबर्जिक न्यूरॉन है, ये है क्लोराइड चैनल। क्लोराइड अंदर जा रहा है, ये गैबा ए रिसेप्टर्स होते हैं। अब जब बेंजोडायाजेपिन या फिनोबार्बिटल यानी बारबिचुरेट्स अब ये इस पर एक्ट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो क्लोराइड का इन्फ्लक्स ज्यादा होगा और इस न्यूरॉन की क्या हो जाएगी? इनहिबिशन। इनहिबिशन हो जाएगी। तो इनहिबिशन बढ़ गई ना, पहला जी। मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि सर हम जो पहले से गैबा प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका एक्शन बढ़ा दें। कैसे? मैंने आपको शुरू में बताया था कि आगे हमारे पास दो ड्रग्स आएंगी। ठीक है, मैं पीछे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये वो बताया था कि जो एंजाइम एंजाइम को इनहिबिट करती है और हाँ, रीअपटेक कम कर देती है। रीअपटेक को अगर कम करेंगी तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है तो गैबा जो है न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी अमाउंट लॉस नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह यार जिस तरह माओ इनहिबिटर्स हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, वो जो हमने पढ़ा था जी। उसके अंदर। ठीक है, वो उसके अंदर पार्किंसंस के अंदर कि हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं जो डोपामीन की अमाउंट बढ़ा देते हैं, सेलिजिलीन, रेजाजिलीन। याद आ रहे हैं कुछ? हमने मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नहीं पढ़े थे जब हम पार्किंसंस पढ़ रहे थे, एंटी पार्किंसन ड्रग। उसमें एक ग्रुप था मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट कर रहे थे, सेलिजिलीन, रेजाजिलीन। उससे डोपामीन की अमाउंट बढ़ रही थी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एक ड्रग है जो गैबा अमाइनो ट्रांसफिरेज को इनहिबिट कर रही होती है और जिसके नतीजे में इसकी अमाउंट जो है वो गैबा की यहाँ ज्यादा हो जाती है और इसके इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है सर ये बात? जी। तो आगे चलें। अब वो ड्रग्स देख लेते हैं कौन जी। कौन सी हैं। जो हमारे पास ड्रग है जो इस रीअपटेक को इनहिबिट करती है वो है टायगाबीन। टायगाबीन। बीन। और जो इस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है वो है वाइगाबैट्रिन। सही हो गया। वाइगाबैट्रिन बैटरी। एंजाइम को इनहिबिट करती है और टायगाबीन जो है वो रीअपटेक को इनहिबिट करती है। इससे भी इनहिबिशन क्या हो जाएगी? इस न्यूरॉन की इनहिबिशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। इनहिबिशन। सही हो गया? देन हमारे पास कुछ और हाँ। ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है लेकिन वो गैबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वेलप्रोइक एसिड। अब देखो वेलप्रोइक एसिड चार मैकेनिज्म के जरिए एक्ट कर रही है। पहला क्या था? सही हो गया। सोडियम चैनल वोल्टेज। ब्लॉकर, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर। दूसरा था कैल्शियम पोटाशियम चैनल चैनल ओपनर। ओपनर।
तीसरा था टी टाइप कैल्शियम ब्लॉकर, और चौथा क्या है कि ये गैबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा रही है। सही हो गया। देन है टोपिरामेड, टोपिरामेड भी इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करा रही है। अब देखो टोपिरामेड के और कौन से थे, पहला क्या था, सोडियम चैनल ब्लॉकर थी वो, टोपिरामेड क्या थी, सोडियम चैनल ब्लॉकर थी। दूसरी क्या थी, एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर, और तीसरी क्या थी हमारे पास गैबा एक्टिविटी। और तीसरी देखो फेल्बामेड, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एनएमडीए रिसेप्टर पे एक्ट करती है और अब यहाँ पे भी कर रही है। ठीक हो गया, एनएमडीए रिसेप्टर पे एक्ट करती है, इधर देखो, और ये फेल्बामेड इधर क्या करवा रही है, इधर गैबा की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करवा रही है। सर ये है हमारी सारी एंटी सीजर ड्रग्स और उनका मैकेनिज्म। इसके समझने में याद तो भी नहीं होंगे इतनी आसानी से, ये अब इसको बार बार ड्रग्स को देखेंगे, लिख लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये याद हो जाएंगी। सही हो गया। सही हो गया, इसमें कोई मैकेनिज्म में कोई मसला, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। कितनी ड्रग्स हमने पढ़ी हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम चैनल ओपनर, रिलीज इनहिबिटर यानी लेविटिरासिटम, देन ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें एनएमडीए अलग थी, एएमपीए अलग थी, देन टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देन डायरेक्टली जो गैबा रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही हैं बेंजोडायाजेपिन, बारबिचुरेट्स, इनडायरेक्टली टाइगाबीन, वाइगाबैट्रिन, और फिर कुछ और जो अननोन मैकेनिज्म के थ्रू रिलीज कराती हैं, वेलप्रोइक एसिड और टोपिरामेट और फेल्बामेट। क्लियर हो गई। या मैं लास्ट एक लास्ट बात बताने लगा हूं कि फिनोबार्बिटल, देखो ये जो बारबिचुरेट्स के अंदर आती है, जब नॉर्मली ये क्या करवा रही होती है, थेरापेटिक डोजेस पर ये जो गैबा के रिसेप्टर पे बाइंड करती है और ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग बढ़ा देती है, ऐसे ही है जी। लेकिन जब हम इसको हाई डोजेस में यूज करते हैं तो ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी बन जाती है। और ये बात हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नासिर भाई रिलेट करके पढ़ा करें ना तो उससे बड़ा अच्छा कंसेप्ट बनता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में क्या लिखा है। ये देखो, phenobarbital and valproic acid may exert similar effect at high doses। ओके हो गया सर। किसकी बात हो रही है, सोडियम चैनल ब्लॉकेड की। सही हो गया। हम चलते हैं पीछे अपने उसी चैप्टर पे, सेडेटिव हिप्नोटिक्स पे, मैं आपको दिखा देता हूँ वहां क्या लिखा है ताकि ये रिलेट हो जाए ना। हम पढ़ते हैं स्कैटर्ड नॉलेज के साथ कि उस चैप्टर की बात उस चैप्टर में याद रखनी है, इसकी चैप्टर की बात इस चैप्टर में नहीं। जहां पे भी ऐसे कोशिश किया करें कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो आपको याद आ रहा है कि यार इस पॉइंट के बारे में दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ था, तो उसी टाइम देख लिया करें, दोनों को आपस में रिलेट कर लिया करें, तो इससे बड़ा अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। तो ये आ गया सर हमारा सेडेटिव हिप्नोटिक्स वाला चैप्टर। तो इसमें पहले पेज पर हमारे पास लिखा हुआ है, बारबिचुरेट्स, ये देखें, ये बारबिचुरेट्स आ गए। ओहो, ये तो फिर वही भूल गया, एक मिनट। ये एनेस्थीसिया आ गया, कहाँ चले गए हम, ये अल्कोहल वाला, ये है बारबिचुरेट्स। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये ये आ गया, ये चैप्टर आ गया वो। ये अब ये देखें नीचे, यहाँ जूम करूं या नजर आ रहा है, जूम कर देता हूँ, नजर आ रहा है। देखें बारबिच दे में आल्सो ब्लॉक द एक्साइटेटरी ट्रांसमिटर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, एंड एट हाई कंसेंट्रेशन, लिखा है एंड एट हाई कंसेंट्रेशन सोडियम चैनल, ठीक है। और इस पे गैबा पे तो इफेक्ट है ही है, लेकिन ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं ये, ठीक हो गया। सही हो गया। और हाई कंसेंट्रेशन पे सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकते हैं। सही हो गया सर, क्लियर हो गई ये बात। जी क्लियर है। तो अब हम वापस चलें अपने क्लिनिकल यूजेस पे। हाँ जी। क्लिनिकल एप्लीकेशन में हमारे पास वही 4 तरह के सीजर हैं, टोनिक क्लोनिक, पार्शियल, ठीक है, और दूसरे हमारे पास कौन से हैं,
एब्सेंस, मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक। ठीक हो गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। अब देखें इसमें इतनी सारी ड्रग्स हैं, ये बुक के अंदर अलग अलग दी हुई थी। कार्बेमाजिपिन, लेमोटिगिन, फेनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटल, लेकोसामाइड, टोपिरामाइड, जोनिसामाइड, पिरम पैनल एंड लेविटिरासिटम। ठीक है। तो अब मैंने ना यहाँ इन सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म देखने के बाद एक रूल निकाला है कि वो तमाम ड्रग्स जो किसी तरह सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं, चाहे वो AMPA सोडियम चैनल हो या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हो, जितनी भी वो सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स हैं सारी क्लोनिक टोनिक क्लोनिक में यूज होंगी। क्लियर हो गई सर? अब ये आपको एक बार पीछे याद करनी है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सी हैं, फिर आपको पता चल जाएगा खुद ही कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर कौन सी यूज होंगी। लेकिन एक को छोड़ के, रूफिनामाइड, जो रूफिनामाइड है ना, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो सारी की सारी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में यूज होंगी। मैं पीछे चलता हूं वापस। ये देखें, ये है टोपिरामाइड, जोनिसामाइड, लेकोसामाइड, कार्बेमाजिपिन, लेमोटिगिन, फेनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटल और रूफिनामाइड, ये सारी क्या हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर। और इधर देखें ये AMPA में पिरम पैनल, और एक और ड्रग वहां दी हुई है फिनोबार्बिटल। मैंने बताया था कि वो भी हाई कंसेंट्रेशन पर सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो वो भी यूज हो सकती है। अब ये जो सारी ये वाले सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी या AMPA वाले सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, वो सारी की सारी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में यूज होंगी, एक्सेप्ट कौन सी? ये रूफिनामाइड। तो अब ये याद रखना आसान हो गया ना कि हर ड्रग का अलग अलग, ये बहुत बड़ा टेबल दिया हुआ है, समरी वाला भी देख लेना इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह कुछ तो आसान हो गया ना कि सोडियम चैनल ब्लॉकर जितनी है वो सारी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक में यूज होंगी। ठीक है, एक्सेप्ट रूफिनामाइड, ये याद रख। और दूसरी मैंने आपको बताया था कि एक ड्रग है जो हर तरह के सीजर में यूज होगी, कौन सी बताई थी याद है? लेमेट्रोजिन, ये वाली लेविटिरासिटम। मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलीज इनहिबिटर है, ये रिलीज इनहिबिटर है, ये तो हर तरह के सीजर में यूज होगी, चाहे वो टोनिक क्लोनिक हो, पार्शियल या फोकल हो, एब्सेंस हो या मायोक्लोनिक हो, हर तरह के सीजर में लेविटिरासिटम जो है वो यूज होगी। अब आप देख लो, ये सारी जो है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं एक्सेप्ट रूफिनामाइड। और ये देखो लेविटिरासिटम, इसको मैंने देखो सर्कल कर दिया है लेविटिरासिटम को, बाकी वैसे लिखी हैं क्यों, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये सारी सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं एक्सेप्ट रूफिनामाइड। और लेविटिरासिटम को मैंने सर्कल कर दिया है, ये बात इंडिकेशन के लिए सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं है, ये और है। सही हो गया सर? सही हो गया। देन आ जाए हम फोकल या पार्शियल पे। इसके अंदर यहाँ से याद रखना है आपने कि सिम्टम्स भी डिफरेंट थे, यही बताया था ना कि फोकल या पार्शियल सीजर कौन से थे? स्वेलिंग कर रही थी, सराउंडिंग से अनअवेयर, हाथ में वो कपड़े प्लग कर रही थी, हाथ में चीज दबा रही थी, वो सारे डिफरेंट सिम्टम्स। तो यहीं से याद रख लो अगर डिफरेंट सिम्टम्स हैं तो इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी सीजर्स यूज होंगी। क्लियर हो गया? सबसे पहली है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कार्बेमाजिपिन, लेमोट्रिगिन, फेनिटोइन, वेलप्रोइक एसिड। ठीक है, फिनोबार्बिटल। यानी यहाँ जो पांच थी पहली, यहाँ जो पहली पांच हैं वो सारी की सारी फोकल में भी यूज हो सकती हैं। बाकी ये वाली जो है लेकोसामाइड और फिर ये जोनिसामाइड, ठीक हो गया, ये यहाँ यूज नहीं होगी। सही हो गया। दूसरी है हमारे पास ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर, वो कौन कौन सी हैं? सल्बामेट, टोपिरामेट और पिरम पैनल, तीन ड्रग्स थी ना ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर। AMPA वाली और NMDA वाली। सही हो गया, वो सारी भी यूज होंगी। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? सोडियम चैनल ब्लॉकर और ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर, दो क्लासेस हो गई इसके अंदर, पार्शियल या फोकल के अंदर। देन हमारे पास वो ड्रग्स जो इनडायरेक्टली गैबा की एक्टिविटी को बढ़ा रही थी, कौन कौन सी थी? वो दो थी, एक रीअपटेक इनहिबिटर और एक एंजाइम इनहिबिटर। सही हो गया। वो कौन कौन सी हैं? देखो, वाइगाबैट्रिन एंड टाइगाबीन। ओके हो गया सर? सोडियम चैनल ब्लॉकर, ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर और
इनडायरेक्टली जो गैबा की एक्टिविटी बढ़ा रही थी। सही हो गया। देन जो हमारे पास टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थी, टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो भी यहाँ यूज होंगी। कौन सी, कौन कौन सी थी वो? वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोइक एसिड। एसिड। वो देखो वेलप्रोइक एसिड यहाँ आ गई ना सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर, मैंने लिख दी इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी, लेकिन वो इसके अंदर भी आएगी ना। उसका मैकेनिज्म तो वेलप्रोइक एसिड तो 4 तरह से एक्ट करती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दी, लेकिन वो टाइप टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी आएगी। सही हो गया। कौन कौन सी, कौन कौन सी? एक थी हमारे गैबापेंटीन, प्रेगाबैलिन, प्रेगाबैलिन, गैबापेंटीन, वेलप्रोइक एसिड और एथोसुजीमाइड। इन चारों में से जो एथोसुजीमाइड है वो यहाँ यूज नहीं होगी, वो अगले में होगी एब्सेंट सीजर के अंदर। बाकी तीनों जो है वो होंगी पार्शियल सीजर्स के अंदर। अब देखें, ग्रुप याद करें आप, ग्रुप याद करें और जो ड्रग मिसिंग है या एक्सेप्शन है वो याद करें, ये थोड़ा आसान हो जाएगा हर ड्रग को अलग अलग। देखें यहाँ देखें, सारी सोडियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट डोफिनामाइड, आसान हो गया। और लेविटिरासिटम तो हर में है ही है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, हर में है। देन फोकल में सोडियम चैनल ब्लॉकर, ग्लूटामिक एसिड रिसेप्टर ब्लॉकर, इनडायरेक्टली गैबा की एक्टिविटी बढ़ाने वाली टाइप टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट एथोसुजीमाइड। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ लिखा है टाइप टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट एथोसुजीमाइड से होगा गैबापेंटिन, प्रेगाबैलिन, और फिर लेविटिरासिटम तो है ही है। एक हमारे पास ड्रग है रेटिगैबिन, रेटिगैबिन। ठीक हो गया। तो ये भी उस वक्त यूज होती है जब दूसरे जो हैं वो क्या हो, रेटिगैबिन जो है ये भी पोटाशियम चैनल को एक्टिवेट करती है। यहाँ पीछे मैं लिखना भूल गया कि ये भी, ये देखो ये लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा नहीं भूला, ये देखो रेटिगैबिन या एजोगैबिन लिखा हुआ है। ये क्या कर रही है, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, ओपन करवा रही है। ठीक हो गया। तो ये उस वक्त यूज होती है फोकल सीजर्स के अंदर जब जो है हमारे पास बाकी सारे जो फोकल सीजर के अंदर ड्रग्स हैं वो इफेक्टिव ना हो रही हो, फिर हम रेटिगैबिन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आई पर टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको पहले नहीं यूज करते। लेकिन जब बाकी सारे यूज इफेक्टिव ना हो रहे हो फिर हम रेटिगैबिन यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गई सर? ओके हो गया। अगर अब मैं पूछूं कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर कौन सी ड्रग यूज होती हैं, आप क्या सोडियम बताओ? चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट रुफिनामाइड। रुफिनामाइड। और दूसरी, दूसरी कौन सी यूज होती है जो सब में है? लेविटिरासिटम, लेविटिरासिटम। सही हो गया। अगर मैं कहूँ कि पार्शियल या अगर मैं कहूँ, हेलो नासिर भाई, आपकी आवाज नहीं आ। तो मैं आपसे पूछ रहा था सर, तो मैं आपसे सर ये पूछ रहा था कि अगर मैं पूछूं फोकल या पार्शियल जो हमारे पास सीजर्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होंगी, तो आप क्या बताओगे? सोडियम चैनल ब्लॉकर पहले जो 5 थे, कार्बामेज़ापिन, लैमोट्रिजिन, फेनेटोइन, वेलप्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटल। देन हमारे पास कौन सी आ गई? गैबा रिसेप्टर ब्लॉकर, ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर, गैबा नहीं, ग्लूटामेट, सर ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर। गैबा की एक्टिविटी हमने बढ़ानी है, ब्लॉक नहीं करनी। देन हमारे पास कौन से आएंगे जो इनडायरेक्टली गैबा इनडायरेक्टली एक्ट करती हैं? ठीक हो गया। देन हमारे पास टाइप टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट एथोसुजीमाइड और लेविटिरासिटम तो सब में है ही है। और फिर रेटिगैबिन का यूज करते हैं जो पोटाशियम चैनल ओपनर है जब बाकी सारी इफेक्टिव ना हो। क्लियर हो गया सर? आगे चलें? क्लियर है जी। तो अगली है सर हमारे पास एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स के अंदर जो है हम 3 याद कर लेते हैं। सबसे पहले है सोडियम चैनल ब्लॉकर, कौन कौन सी? वेलप्रोइक एसिड, लैमोट्रिगीन, जोनिसामाइड। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि एक ड्रग है जो सब में यूज हो रही है, लेविटिरासिटम। एक और ड्रग है वो भी सब में यूज हो रही है, अभी आपने गौर किया? वेलप्रोइक एसिड यहाँ भी आएगी। अगला है मायोक्लोनिक, यहाँ भी आएगी। लैमोट्रिजिन भी यूज हो रही थी वैसे। और नहीं लेमिट्रो, हाँ लेमिट्रो
लेमोट्रिजीन यहाँ भी यूज हो रही है और यहाँ भी यूज हो रही है, यहाँ भी यूज हो रही है और यहाँ भी यूज है। लेमोट्रिजीन भी यूज हो रही है। लेमोट्रिजीन, वेलप्रोइक एसिड और लेविटिरासिटम, ये 3 ड्रग्स तो सबके अंदर यूज हो रही हैं। इनको तो आंखें बंद करके लगा देने ना, सही है। बाकी जो कुछ एक्सेप्शंस है वो याद कर लेनी है। ठीक हो गया नासिर भाई? ठीक हो गया ना ये बात? जी ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी है? वेलप्रोइक एसिड और लेनिट्रोगीन और लेमोट्रिगीन और लेविटिरासिटम, ये 3 तो वैसे हैं। अब मैंने आपको एक बताया था कि टाइप टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सारी पार्शियल या फोकल सीजर्स के अंदर यूज होती हैं एक्सेप्ट एथुसिजामाइड, एथुसुजिमाइड। ये देखो ये यहाँ यूज हो रही है एब्सेंस सीजर्स के अंदर। ठीक हो गया। और फिर एक और ड्रग है क्लोनाजिपाम, ये बता सकते हो आप क्या है? सेडेटिव हिप्नोटिक्स रिकॉल करो, बेंजोडायाजिपीन रिकॉल करो, है ना उसमें डायाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, एल्प्राजोलम, है ना सारी वो ड्रग्स। तो ये भी क्या है? बेंजोडायाजिपीन है, क्योंकि वो बेंजोडायाजिपीन भी तो हम यूज करते हैं ना। ये देखो यहाँ यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्टली जो एक्टिवेट कर रही थी बेंजोडायाजिपीन। तो अगर मैं पूछूं कि सर एब्सेंस सीजर्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, तो 3 ड्रग्स तो आपने हर किसी में पहले बता देनी है ना कि सर वेलप्रोइक एसिड है और लेमोट्रिगीन है और लेविटिरासिटम है। 3 ड्रग्स तो हो गई। देन कौन सी है? एथोसुजिमाइड है और क्लोनाजिपाम है। एथोसुजिमाइड और क्लोनाजिपाम जो है ये एब्सेंस के अंदर नहीं आएंगी। देन मायोक्लोनिक के अंदर भी वही 3, लेविटिरासिटम, वेलप्रोइक एसिड, लेमोट्रिगीन, ये तो तीनों वैसे बता देनी है। देन मैंने आपको बताया था क्लोनाजिपाम जो है एब्सेंस और मायोक्लोनिक दोनों के अंदर यूज होती है, तो क्लोनाजिपाम भी हो गई। बाकी यहाँ एक अलग ड्रग जो है वो आती है फेल्बामेड, और लेविटिरासिटम तो वैसे ही है। सही हो गया सर? अब ना हम एब्सेंस और मायोक्लोनिक सीजर्स के दरमियान ना कंपैरिजन करके ड्रग्स याद करेंगे। देखिए अगर वो कोई पूछे कि सर एब्सेंस सीजर्स और मायोक्लोनिक सीजर्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, 5 आपने बतानी है, ठीक है। 4 जो हैं दोनों में कॉमन है, उनमें से 3 तो सब में कॉमन है। कौन कौन सी? लेमोट्रिगीन, वेलप्रोइक एसिड और लेविटिरासिटम, ठीक है। ये 3 तो सब में ये 3 जब भी कोई ड्रग पूछे किसी भी तरह की सीजर की, ये 3 तो आपने पहले बता देनी है, ये बता दी। और क्लोनाजिपाम एब्सेंस और मायोक्लोनिक दोनों में कॉमन है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज क्लोनाजिपाम, दिस इज क्लोनाजिपाम, ये हो गई क्लोनाजिपाम यहाँ भी और यहाँ भी। एब्सेंस और मायोक्लोनिक सीजर के दरमियान एक ड्रग का डिफरेंस है कि एब्सेंस में एथोसुजिमाइड आती है और मायोक्लोनिक में फेल्बामेट आती है, जो ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर है। सही हो गया? सही हो गया, सही हो गया। देन है हमारे पास एक कंडीशन स्टेटस एपिलेप्टिकस। इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड सीजर ऑफ एनी टाइप, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड सीजर ऑफ एनी टाइप। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं बेंजोडायाजिपीन, डायाजिपाम या लोराजिपाम, ये याद रखना बड़ा आसान है। इसमें एक ही क्लास यूज होती है, बेंजोडायाजिपीन, डायाजिपाम या लोराजिपाम। सही हो गया? सही हो गया। क्लिनिकल यूजेस के अंदर कोई कंफ्यूजन? थोड़ा आसान हो गया या अभी भी मुश्किल है इसको ड्रग्स को मेमोराइज करना? नहीं, आसान हो गया है तकरीबन। आसान हो गया ना, बस एक दो बार आप इसको देखेंगे तो फिर ये ना बैठ जाएगा। इसको लिख के देख लें तो ये काफी सारा टेबल है, बहुत भरा हुआ है। तो ये आप 8 पेज के नोट्स हैं, ये मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगा, आप यहीं से कर लें तो सारा चैप्टर हो जाएगा ऑलमोस्ट। बल्कि जो उसने सीजर के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी और टाइप्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दी हुई, वो भी हो जाएगी। देन है हमारे पास साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट आप देखेंगे सर ये जो हैं या एक्साइटेशन कम करवा रही हैं या इनहिबिशन बढ़ा रही हैं। सो दोनों केसेस के अंदर सीएनएस डिप्रेशन ही हो रही है, सही है ना? सीएनएस डिप्रेशन हो रही है, चाहे एक्साइटेशन कम कराओ या आप इनहिबिशन बढ़ाओ, दोनों केसेस के अंदर क्या हो रही है? सीएनएस डिप्रेशन। तो साइड इफेक्ट्स क्या हो गए सीएनएस डिप्रेसिंग वाले? डिजीनेस,
सेडेशन तो तमाम ड्रग्स के साथ होती है, सही हो गया। डिजीनेस और सेडेशन तमाम ड्रग्स के साथ होगी, लेकिन कुछ जो ड्रग्स होंगी उनके अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है वाइगाबैट्रिन। वाइगाबैट्रिन से व्यूअल फील्ड लॉस हो जाता है। अब मुझे आप बता सकते हो वाइगाबैट्रिन जो है ये किस फैमिली की ड्रग है? इनडायरेक्टली एक्ट करती है, इनडायरेक्टली गैबा की एक्टिविटी को बढ़ा रही थी। जो हमारे पास एंजाइम है गैबा अमाइनो ट्रांसफेरेज, उसको ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है वाइगाबैट्रिन, सही हो गया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइगाबैट्रिन के यूजेस बताओ, क्लिनिकल यूजेस, अभी आपने ना ये नहीं सोचना यार वाइगाबैट्रिन कहाँ है, अभी आपने ना सीधे चले जाना है कि यार वाइगाबैट्रिन एंटी सीजर ड्रग है, तो उन 4 सीजर में से किसी में यूज हो रही थी। अब पहले कौन से थे? जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, उसमें मैंने बताया था सोडियम चैनल ब्लॉकर और लेविटिरासिटम। क्या ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है? नहीं नहीं, तो उसमें यूज नहीं होगी। इस तरह आपने अब सर्च करना है। दूसरा है हमारे पास कौन सा है? फोकल। फोकल के अंदर क्या थी? सोडियम चैनल ब्लॉकर, ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर, टाइप टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्सेप्ट एथोसुजिमाइड एंड इनडायरेक्टली गैबा। अभी इनडायरेक्टली गैबा है ना, तो ये फोकल के अंदर यूज होगी, सही हो गया। आगे देख लो सर, मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक में मैंने बताया था कि 3 तो सारी वही हैं, वेलप्रोइक एसिड, लेमोट्रिगीन और लेविटिरासिटम, तो ये उसमें नहीं आती। चौथी उसमें मैंने कहा था मायोक्लोनिक और एब्सेंस के अंदर कॉमन है, वो कौन सी है? क्लोनाजिपाम, दोनों के अंदर यूज होगी, जो एंड वाले दोनों हैं। देन 5वीं मैंने कहा था डिफरेंस आएगी दोनों में, उसके अंदर जो एब्सेंस है उसके अंदर एथोसुजिमाइड आएगी, और मायोक्लोनिक के अंदर कौन सी आएगी? फेल्बामेट। अब वाइगाबैट्रिन जो है ना एब्सेंस के अंदर आ रही है, ना मायोक्लोनिक के अंदर आ रही है, ना टोनिक क्लोनिक के अंदर आ रही है, तो फिर ये यूज किसमें होगी? पार्शियल में, पार्शियल के अंदर, ठीक है। अब आपने अलग अलग नहीं याद करना, जैसे कोई ड्रग आए आपको एक बार पता चल गया कि यार ये एंटी सीजर ड्रग है, क्योंकि आपने एंटी सीजर ड्रग्स के नाम याद किए हैं, पता चल गया कि ये एंटी सीजर ड्रग है, सीधा चले जाना है कि यार 4 तरह के सीजर में से किसी में यूज होगी, ठीक है। उनमें ग्रुप वाइज सर्च करना है, आपको इस तरह आंसर मिल जाएगा। देन साइड इफेक्ट क्लियर हो गए कि डिजीनेस और सेडेशन सबसे होगी, क्योंकि सीएनएस डिप्रेसेंट है। एंड कुछ अलग साइड इफेक्ट हैं हर एक के स्पेशल। वाइगाबैट्रिन जो है वो क्या करवाएगी? वियल फील्ड लॉस। देन हमारे पास है लेमोट्रिगीन एंड फेनिटोइन, दे कॉज डबल वीएन, यानी दो नजर आता है। अब मैं अगर यहाँ से पूछूं, ये मेरे आप में रिवीजन साथ साथ हो रही है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो साइड इफेक्ट हम करके चले जाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आसान हो जाए, पीछे वाली ड्रग्स थोड़ी पक्की हो जाए, क्योंकि ये याद रखना मुश्किल है, टफ है। तो आप मुझे बता सकते हो कि लेमिट्रोगीन एंड फेनिटोइन ये किस फैमिली की ड्रग हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो अब आप मुझे इसके क्लिनिकल यूजेस बताओ। सोडियम चैनल, अब देखो लेमोट्रिगीन तो सब में है, सब में थी ना, वेलप्रोइक एसिड, लेमोट्रिगीन और लेविटिरासिटम, तो लेमोट्रिगीन सब के अंदर यूज होगी, क्योंकि सबके अंदर आ रही थी। टोनिक क्लोनिक भी आ रहे थे ना, पार्शियल में भी आ रही थी, एब्सेंस में भी आ रही थी, मायोक्लोनिक में भी आ रही थी लेमोट्रिगीन। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये देखो यहाँ आ रही है लेमोट्रिगीन, यहाँ भी आ रही है, ये फोकल है, ये टोनिक क्लोनिक, दोनों में देखो यहाँ लेमोट्रिगीन आ रही है एब्सेंस में, यहाँ लेमोट्रिगीन आ रही है मायोक्लोनिक में, तो ये सब में यूज होगी। फेनिटोइन भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, लेकिन ये 2 में आ रही थी, 2 में नहीं आ रही। कौन कौन से में आ रही थी? मैंने कहा था, अब देखें फेनिटोइन आपको पता चल गया ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, एंटी सीजर ड्रग है। अब आप वो पार्शियल में आ रही थी और टोनिक क्लोनिक में आ रही थी। अब आसान हो गया ना, समझ आ रही ना कि किस तरह सर्च करना है ड्रग, ठीक हो गया। तो लेमोट्रिगीन और फेनिटोइन डबल वीएन करवाती है, दो नजर। देन अगर अकेली फेनिटोइन हो तो इससे हमारे पास जिंगाइवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है और हिरसुटिज्म पता है? हाँ, बाल आ जाते हैं। हाँ, मुंडिया वर्गी थी, तो औरतों के ना वो मर्दों की तरह बाल आ जाते हैं, इससे हिरसुटिज्म। इसीलिए ना इस साइड इफेक्ट की वजह से हमारे पास एक ड्रग है मिनॉक्सिडिल, वेजोडाइलेटर है, याद है? कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, मिनॉक्सिडिल वेजोडाइलेटर है, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट यही था, हिरसुटिज्म वाला। किसका? उसको तो यूज भी करते हैं मिनॉक्सिडिल।
हाँ मिनॉक्सिडिल। अब उसका साइड इफेक्ट है हिरसुटिज्म, इसीलिए मिनॉक्सिडिल का टॉपिकल सोल्यूशन बालों पे लगाते हैं। मिनॉक्सिन नाम के नाम ब्रांड के नाम से वो एक स्प्रे भी आती है, 0.2% सोल्यूशन है या पता नहीं 0.1 है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मिनॉक्सिडिल वो हिरसुटिज्म करवाती है ना, ये उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन वो साइड इफेक्ट को यूज करते हुए उन्होंने टॉपिकल सोल्यूशन बनाया, बालों पर सिर्फ एक्ट करेगी और बाल आने लग जाएंगे, तो ये उसका एक यूजेज है। ठीक हो गया सर? ओके। डिजीनेस, सेडेशन सब में वाइगाबैट्रिन, लॉस ऑफ यील्ड फील, फेनिटोइन और लेमोट्रिगिन डबल वीएन, फेनिटोइन अकेला हो तो जिंगाइवल हाइपरप्लेजिया और हिरसुटिज्म। देन है हमारे पास टोपिरामेट और जोनिसामाइड। अब आप मुझे बता सकते हो कि टोपिरामेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टोपिरामेट ये कहाँ पे हो रही थी, एक सेकेंड, ये वो तीन है इसके, नहीं तीन है। एक तो इसका सोडियम चैनल ब्लॉकर है, मैं आपको वापस ले चलता हूँ और ताकि उसमें कंसेप्ट क्लियर होता है। अब ये देखो, पहली देखो इधर, ये टोपिरामेट, ये देखो ये अलग टोपिरामेट, एनएमडीए ब्लॉक करी थी, सोडियम चैनल ब्लॉक, और ये देखो ये ठीक इधर कैबा की रिलीज करवा, एक्टिविटी बढ़ा रही थी अननोन मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर एंड टोपिरामेट, सॉरी गैबा की एक्टिविटी बढ़ा रही थी बाय अननोन मैकेनिज्म। क्लियर हो गया सर? देन जोनिसामाइड कहाँ पड़ा है? ये सिर्फ सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये देखें ये है जोनिसामाइड, ये दूसरे नंबर पे सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये आप बार बार रिलेट करेंगे क्लिनिकल यूजेस को, साइड इफेक्ट्स को, पीछे जाएंगे मैकेनिज्म पे, तो आहिस्ता आहिस्ता ना भी ये जहन में बैठ जाएंगे। अब ये दोनों अगर इकट्ठे दें तो ये कॉग्निटिव स्लोइंग कराती है। अब ये जो मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ सिर्फ इनके ये नहीं है, डिजीनेस और सेडेशन भी साथ सबकी आएगी। ठीक है, अकेली टोपिरामेट हो इससे वेट लॉस होता है, अगर वेलप्रोइक एसिड अकेली लो इससे वेट गेन होता है। वेलप्रोइक एसिड के साथ फेल्बामेट हो लीवर टॉक्सिसिटी, और फेल्बामेट अकेली हो तो एप्लास्टिक अनीमिया। सही हो गया? साइड इफेक्ट में क्या है? सेडेशन, डिजीनेस सबके। मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। वाइगाबैट्रिन लॉस ऑफ वीएलपी, लेमोट्रिगिन एंड फेनिटोइन क्या है? डबल वीएन। फेनिटोइन अकेला हो तो जिंगाइवल हाइपरप्लेजिया प्लस हिरसुटिज्म। देन है टोपिरामेट प्लस जोनिसामाइड में हमारे पास क्या आता है? कॉग्निटिव स्लोइंग। टोपिरामेट अकेली हो तो वेट लॉस, वेलप्रोइक एसिड अकेली हो वेट गेन, वेलप्रोइक एसिड प्लस फेल्बामेट लिवर टॉक्सिसिटी, फेल्बामेट अकेली हो तो एप्लास्टिक अनीमिया। So sir, this finishes our chapter on the anti-seizure drug. अब मैं आपको जरा एक बार टेबल दिखा दूं कि टेबल के अंदर ये लिखा कितना हुआ है इसका। ये देखें बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा करके लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ ना सोडियम चैनल के बाद वो गैबा पे चला जाता है, फिर कैल्शियम पे आ जाता है, फिर अदर मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। तो हमने एक तरतीब से किया कि जैसे जैसे मैकेनिज्म वो स्टेप्स चल रहे थे उसी तरह स्टेप वाइज ब्लॉक करते रहे। क्लिनिकल जनरलाइज में कौन सी होंगी वो मैंने अलग कर ली सारी, पार्शियल में कौन सी यूज होंगी, मायोक्लोनिक एंड एटिपिकल एब्सेंस में, और खाली एब्सेंस, ये देखो एब्सेंस के अंदर कौन सी होंगी, मायोक्लिनिक में कौन सी होंगी, स्टेटस एपिलेप्टिकस। देन यहाँ अदर क्लिनिक यूजेस हैं कि वेलप्रोइक एसिड, और ये देखें वेलप्रोइक एसिड जो है ये बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर यूज होती है, ये आपने यहाँ से देख लेना है। कार्बेमाजिपिन एंड लेमोट्रिगिन जो है ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होती हैं। टोपिरामेट जो है माइग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज होती है। दो तीन और देख लेना है। हाँ, टॉक्सिसिटी में एक बात रहेगी कि टेराटोजेनिसिटी, कि मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो एंटी सीजर ड्रग्स हैं वो टेराटोजेनिक हैं। लिहाजा अगर प्रेग्नेंट फीमेल एंटी सीजर ड्रग्स ले रही है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल के अंदर टॉक्सिसिटी करा सकते हैं, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे, स्पाइना बाइफिडा वगैरह। सही हो गया? तो ये टेराटोजेनिक हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि ये सीएनएस डिप्रेशन है, अगर आपने ओवरडोज में ले ली तो बहुत ज्यादा सीएनएस डिप्रेशन होगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकती है। सेडेशन डिजीनेस तो थोड़े इफेक्ट पर होगी ना, थोड़ी अगर डिप्रेशन हुई है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में ले ली ओवरडोज टॉक्सिसिटी तो रेस्पिरेटरी भी हो सकती है। अब आप देखते जाना कि लिखा कितना है ये सारा। अब हर एक की अलग अलग उसने क्लिनिकल एप्लीकेशन दी हुई है, मैकेनिज्म दिया हुआ है, और हर एक की अलग अलग टॉक्सिसिटी है। लेकिन हमने क्या कर लिया, ग्रुप में कर ली तो आसान हो गई वो।
अब ये देखो, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये एंटी सीजर ड्रग्स हैं। सही हो गया। ओके ये हो गया। देखो, ये मेरा इसने कुछ मिसिंग भी की हुई है। रेटिगाबीन यहाँ नहीं दी हुई, रोफिनामाइड यहाँ नहीं दी हुई, ठीक है। तो वो न्यू में यहाँ होगी। नहीं, वो ये पुराना एडिशन है ना, वो नए एडिशन में वो सारी दी हुई है। सही हो गया। तो अभी 2-3 इसने मिस किए हैं, ये सारी इतनी बड़ा जो टेबल है ना, ये उस तरह आसान हो जाएगा कि अगर आपने वैसे ग्रुप वाइज की। सर एंटी सीजर ड्रग्स के पूरे चैप्टर में कोई भी मसला उसके मैकेनिज्म में, क्लिनिकल यूजेस में, या टॉक्सिसिटी में, या पैथोफिजियोलॉजी समझने में, मैं कहता हूँ जबरदस्त हो गया। जबरदस्त हो गया। चलो फिर। हाँ।